महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं प्रवक्ता के पदों पर, यानी कि पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल 624 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आई हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में आई हैं। बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हैं, और आपको पता होना चाहिए कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों जो संकाय हैं उनमें अलग अलग पोस्ट हैं। लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा है और जो जेंट्स हैं उनमें कम पोस्ट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना अहम टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज़ बहुत सारी काम की चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। तो आप देख लीजिए, ये इसका विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है 2/2022 के नाम से इसका प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आया है और 9/6/2022 से फॉर्म भरने प्रारंभ हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है वो पंजीकरण की 3/7/2022 है। इसी तरह जो भाग 2 इन्होंने दिया है इसकी सबमिट करने की 9/7/2022 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्रवक्ता के पद हैं 624 पदों पर विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका संस्था हेतु अलग अलग से वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्होंने निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इनको गौर से पढ़ लीजिए बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि जो आपको फॉर्म भरना है वो केवल ऑनलाइन ही भरना है, इसके अलावा ऑफलाइन वगैरह कोई फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उस पोस्ट की जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले पहले आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप पीजीटी का कोई फॉर्म डाल रहे हैं और आपका एमए का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, पेंडिंग है, तो आपका जो एमए का रिजल्ट है, या फिर अगर आपने एमए पहले कर लिया है और बाद में बीएड कर रहे हैं, तो आपका बीएड या एमए का जो रिजल्ट है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 9/7 या 3/7 उससे पहले पहले आ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट बाद में आता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, और अगर आपने गलत डिटेल भर के फॉर्म भर दिया है तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर बताई है कि आप एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि आप अगर 2 सब्जेक्ट में आपके पास पीजी है तो आप 2 सब्जेक्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और अलग अलग ही आपकी जो फीस होगी वो सबमिट होगी। एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जिस भी भाषा का आपका पेपर होगा, फॉर एग्जांपल हिंदी का पेपर हिंदी में होगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में होगा और उर्दू का पेपर उर्दू में, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही होगा। जो आपकी परीक्षा होगी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरे, जो आरक्षण का लाभ मिलेगा रिजर्वेशन का, वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह की कैटेगरी है, तो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर्म आप अपना पूरा लास्ट डेट से पहले पहले कर लें, अन्यथा उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और इसके साथ साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए कि फॉर्म भरने से पहले आप अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। फॉर्म के बारे में फ़ीस की बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी को कितनी फ़ीस हो। अगर आप जनरल या सामान्य से हैं तो 700 यानी कि 700 रुपये आपको देने हैं, और प्लस 50 रुपये और, यानी कि जो ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया शुल्क होगी वो, तो टोटल 750 आपके हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है। अनुसूचित जाति के लिए फिर 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आश्रित हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन में छूट दी गई है उसके अनुसार ही उनका शुल्क जमा होगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आपकी 1 जुलाई 2022 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वेतन की अगर हम बात करें तो प्रवक्ता संवर्ग में 47,600 से 1,51,000 तक आपका वेतन होगा, और जो आपका लेवल होगा ग्रेड पे का वो 4800 यानी कि 4800 रुपीज़ होगा। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसको देख लीजिए। आपका केवल एग्ज़ाम देकर ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर आप यूपी में पीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके जो मार्क्स जुड़ेंगे वो 85% हैं, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके
10% मार्क्स हैं, और जो आपका सामान्य ज्ञान होगा उसके 4% अंक, और इसके साथ ही व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर आपको 3% अंक, और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपको 3% अंक दिए जाएंगे। इसी तरह ही आप नीचे भी देख लीजिएगा, अगर आपके पास अपनी योग्यता से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा भी क्वालिफिकेशन है तो उनके भी आपको नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको 2% अंक मिलेंगे, आपके पास एमएड की डिग्री है तो 2% आपको अंक मिलेंगे, और शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए आपको 1% अंक मिलेंगे। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, यूपी में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है यहाँ पर बीएड मस्ट नहीं होता है। अगर आपके पास ओनली पीजी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड भी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अंक मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टोटल आपके अंक आपको मिलेंगे लिखित परीक्षा के, टोटल 425 अंक हैं, और आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए 50 अंक रखे गए हैं, और आपका जो इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसके 25 अंक, यानी कि टोटल 500 नंबर का आपके मिला करके पेपर होने वाला है। टोटल आपके 125 प्रश्न होंगे, जिनके लिए आपको 3.4 अंक दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। एक चीज़ और नोट कर लिए कि आपको अपने ही, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आप पुरुष हैं, तो सिर्फ आपको बालक वर्ग में ही भरना है, यानी कि आपको पुरुष वर्ग में ही भरना है, और अगर आप बालिका हैं, आप लेडीज़ हैं, तो फिर आपको पुरुष और स्त्री यानी कि बालक बालिका दोनों में आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जिसमें भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे वही कैटेगरी आपकी मानी जाएगी और उसी में आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेरिट में आते हैं तो। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट भी दिए हुए हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST से आते हैं, तो आप इसके प्रोस्पेक्टस में से ये वाले अपना पेज निकलवा कर इनका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो परफॉर्मा इन्होंने दिया है, फॉर्मेट इन्होंने दिया है, तो आप उन्हीं पर ही अपने सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप इनसे ना बनवा करके आप तहसील वगैरह से बनवा रहे हैं तो फिर ये जो अधिनियम है आप इसको देख लीजिएगा कि उसमें भी अधिनियम यही होना चाहिए जो इन्होंने अपने प्रमाण पत्र में लिखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। ये आपके सामने जो है वो बालक वर्ग का है, यानी कि मेल स्टूडेंट का है। इसके लिए आप नागरिक शास्त्र में टोटल 30 पोस्ट यहाँ पर हैं। जनरल की 14 हैं, OBC की 7 हैं, SC की 9 और ST की कोई सीट नहीं है। टोटल 30 सीटें हैं। इसी तरह रसायन विज्ञान में 39 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान में 38 हैं, जीव विज्ञान में 47, भूगोल में 51 और गणित में आपकी 22 सीटें हैं। इंग्लिश में आपकी टोटल 62 सीटें हैं। समाजशास्त्र में आपकी 22 बहुत अच्छी सीटें हैं। अर्थशास्त्र में आपकी फिर 54 सीटें हैं। इतिहास में 14 सीटें हैं। हिंदी में 81 और कृषि में आपकी 12 सीटें हैं। शिक्षा शास्त्र में 8 और इसी तरह मनोविज्ञान में 7 और संस्कृत में 40। दोस्तों, संस्कृत में यहाँ पर बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। और कला में आपकी 8 और वाणिज्य में 14, यानी कि टोटल 549 यानी कि 549 सीटें यहाँ पर आपको बालक वर्ग में देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं बालिका वर्ग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागरिक शास्त्र में 5 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2 और अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4 और शिक्षा शास्त्र में 2 और मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12 और कला में 6 और गृह विज्ञान में आपकी 6 सीटें। टोटल 75 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, यही था सीट्स का ब्यौरा आपका। आपने देख लिया होगा कि आपके सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं। अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं। अगर आप हिंदी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके पास जो मेन क्वालिफिकेशन है वो इस वाले कॉलम में है, और जो आपकी वरीयमान या अधिमानी अर्हता है यानी कि एक्स्ट्रा आपके पास है वो इसमें दी गई है। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप हिंदी प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी से आपके पास PG होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास बैचलर में संस्कृत होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट में संस्कृत नहीं है तो फिर आप हिंदी के लिए नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पर नियम की धाराएं उपधाराएं भी दी हैं।
लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पर छूट भी मिली हुई है, आप देख सकते हैं। मैं अगर सारी बातें बताऊंगा तो फिर यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर यूपी में पीजीटी के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ पीजी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, गणित में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके पास एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर आपके पास गणित में एमए नहीं है या एमएससी नहीं है तो फिर आपके पास बीए ऑनर्स भी अगर गणित में रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान में देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपके पास एमएससी, गृह विज्ञान में एमएससी या फिर गृह विज्ञान में अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला, होम आर्ट वगैरह होने चाहिए। इसी के साथ साथ ही कुछ और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है। अगर आपके पास में ये नंबर 1 वाली नहीं है, नंबर 2 वाली है तो भी आपका काम चल जाएगा। और बीएड आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, अगर बीएड है तो भी काम चलेगा और अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंग्रेजी में दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके पास इंग्लिश में एमए होना चाहिए और बीएड अगर हो तो भी ठीक है और अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ कला में थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, वो होना चाहिए। अथवा अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो नंबर 2 वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप संस्कृत से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास संस्कृत में एमए और इसी के साथ साथ ही प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जो इन्होंने रेफरेंस दिया है, यहाँ से आपके पास आचार्य का प्रशिक्षण वगैरह ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य के लिए आपको एमकॉम की ज़रूरत है, कृषि के लिए आपको एमएससी की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अर्थशास्त्र में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको एमए अर्थशास्त्र आपके पास होना चाहिए। नगरीय शास्त्र में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमए राजनीति विज्ञान है तो भी काम चल जाएगा। और अगर इतिहास में आप कर रहे हैं तो आपके पास इतिहास में एमए होना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। भूगोल में अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास भूगोल में एमए होना चाहिए। और अगर आप मनोविज्ञान में कर रहे हैं तो आपके पास एमए मनोविज्ञान होना चाहिए। और अगर आपके पास एमएड है तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप समाजशास्त्र से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास एमए समाजशास्त्र होना चाहिए। रसायन विज्ञान में करना चाह रहे हैं तो आपके पास रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। इसी तरह शिक्षा शास्त्र में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके पास शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर यानी एमएड की उपाधि होनी चाहिए। जीव विज्ञान में अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी भी आपके एलिजिबिलिटी जो है वो जीव विज्ञान में एमएससी है। भौतिक में करना चाहते हैं तो एमएससी भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी सब्जेक्ट की नॉलेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो फिर आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।